डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th गणित। इससे पहले मैं 1.1 के प्रश्नों को करा चुका हूँ। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप 1.1 के प्रश्नों को जरूर देखें, तभी आपको 1.2 प्रश्नावली समझ आएगी, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.2 1.2 में हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसके अलावा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या में एक से और खुद से भाग लगे, जिस संख्या में एक से और खुद से भाग लगे, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तथा वैसी संख्या जिसमें एक से और खुद से भाग लगे, साथ ही साथ अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हम देखते हैं, तो 2 में एक भाग लगेगा एक से और 2 से। एक से भाग लग रहा है, एक खुद से भाग लग रहा है, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 2 जो है अभाज्य संख्या। और 2 जो है ना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 3 को हम देखते हैं, तो 3 में एक से भाग लगेगा और खुद 3 से लगेगा। 4 हम देख रहे हैं, तो 4 में एक से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, एक अन्य संख्या 2 से भी लगेगा। तो एक से स्वयं से लग ही रहा है, दूसरे किसी संख्या से भी लग जाए तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। इसके अलावा 5 देखते हैं, तो 5 में देखिए एक से भाग लगेगा और 5 से भाग लग। 6 को देखते हैं, तो 6 में एक से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा और 6 से भाग लगेगा, तो ये भाज्य संख्या है। 7 को हम लेते हैं, तो एक से भाग लगेगा और एक 7 से लगेगा, एक से या खुद से, तो ये अभाज्य संख्या। 8 को देखते हैं, एक से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। 9 को देखते हैं, 1 से, 3 से, 9 से। तो समझ आ गया होगा, अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें एक से और खुद से भाग लगे, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहा जाता है जिसमें एक से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 3, 4। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से भाग लगे, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। अब देखिए भाज्य संख्या, इसे यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि, ये भाज्य संख्या है। देखिए अब देखते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये प्रमेय समझिए कि 1.2 में पूरा प्रयोग होने वाला है। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये समझ नहीं आया होगा, चलिए यहाँ हम समझा रहे हैं। ये लाइन आपको समझ आना चाहिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या का मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो जो भाज्य संख्या है ना, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, ये जो 6 है, 6 भाज्य संख्या है। अब इसको ना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 6 को हम करेंगे 2 से 2 3 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3।
तो देखिए ये भाज्य संख्या है, ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है। तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही जो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। जैसे एक और देखते हैं हम 60। तो 60 तो हम लोग जानते हैं क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 60 को हम गुणनखंड करेंगे, 2 से होगा 30 होगा, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। देखिए ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आगे कह रहा है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना, क्रम कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जैसे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो हमको लगता है कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ आ गया होगा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आगे देखिए ये दिया है एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में हम गुना करेंगे तो फिर दोनों संख्याओं की जो पहली संख्या और दूसरी संख्या उसका गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसको जब हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। देखिए प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला देखते हैं, दिया है 140। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये जाएगा 2 से, 7 दूनी 14 0, फिर 2 से जाएगा 35 दूनी 70, फिर जाएगा 5 से, 5 7 35। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा जो है 156 है। दूसरा 156, फिर यहाँ लिखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 लास्ट में 6 है, ये 2 से कटेगा, 2 7 14, एक आ गया 16, 8 दूनी 16, फिर 8 है तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 9 दूनी 18। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। आप चाहे तो इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। अगला हम लोग देखते हैं 38 25। इसको भी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, 2 से नहीं होगा, ये होगा आपको 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आएगा 7 21, और ये हो जाएगा 15, 5 3 15, फिर है 7 5 12 13 14 15, फिर ही कट जाएगा 3 से। तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, एक आएगा 15 होगा, 5 3 15। अभी ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से, 5 8 है 40, 2 गया 50 25, फिर ही हो जाएगा 5 से। तो ये 17 5 85, और 17 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, ये अभाज्य संख्या। तो 3825 को हम लिख सकते हैं, ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 3 गुने 3, 3 गुने 3, 5 गुने 5 और गुना 17।
तो इसको हम घात के रूप में लिखना चाहें तो 3 के पावर हो जाएगा 2, 5 2 बार है तो 5 का घात 2 गुने 70 है। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला भाग देख 5005 को हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए लास्ट में है आपको 5, तो ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 0 0 1, ये 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से थोड़ा सा पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें भाग दे के 7 से, 7 एकम 7, यहाँ होगा 3 0 और 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2 है, ये कट गया, 1 हुआ, 7 यहीं 21, देखिए हो गया 143 बार में जाएगा। तो इसको हम करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 143, 143 ही है 11 बार में जाएगा। 100 जब हम 43 में करेंगे 11 से, 11 एकम 11, ये हो गया 3, ये कट गया, फिर ऊपर से 3 तो 11 3 33, तो 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7429 का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से इसको करेंगे। तो ये देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, आप हम लोग चेक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो इसमें भाग लगेगा 17 से। देख लेते हैं थोड़ा सा, 17 7 4 2 9, ये हो जाएगा 17 चौका 68, ये घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2, और 17 तिहाई हो जाएगा 51, 51 होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ 9, तो 17 17 17 119, ये आपका कट जाएगा। 17 में करेंगे तो 437 आएगा। तो यहाँ हम करेंगे 17 तो यहाँ आएगा 400 कितना आया है 37। अब इसी देखिए 17 के बाद ये फिर दोबारा 17 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 19 से थोड़ा सा देख लेते हैं। 407, ये जो काम करना है रफ पे करना है, ये हम करेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38, ये 13 में से 8 गया 5, ये कट जाएगा, यहाँ होगा 7, 19 तिहाई होगा 57, देखिए ये कट गया। तो यहाँ जब हम 19 से करेंगे तो यहाँ आएगा 23, 23 भी देखिए अभाज्य संख्या है, ये अब इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 7429 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 17 गुने 19 गुने क्या है 23।